और आज हम एनआईएस का जो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। वैसे ये चैप्टर 3 से 4 घंटे का होता है, लेकिन आज हम इसको वन शॉट। जब हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, यहाँ पे ये आपका चैप्टर 2 है, 5 मार्क्स का यहाँ पर आता है। एंड सबसे पहले स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस 1 घंटे के सफर में हम आपको इन थ्योरी पोर्शन के साथ साथ में जो हमारे पीवाईक्यूज हैं, देखिए पूरा सिस्टम मैंने यहां पर बना के रखा है और इसी में थोड़ा सा विलंब हो गया। ये सारे पीवाईक्यू यहां पर हैं, जो बहुत सारे ऑप्शंस हर साल पूछे गए, एमसीक्यू कैसे पूछे गए हैं, थ्योरी बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां पर मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। आप क्लासेस में अगर आप बने रहेंगे तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि जैसे 2018 में, 2019 में, 2016 में पूछा गया है। इसके अलावा मैं आपको यहां दिखाऊंगा किस तरीके से सारे सवाल मैं आपके सामने करने वाला हूं। अगर आज ये हो पाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगले लाइव सेशन में जो बच जाएगा उसे मैं कंप्लीट कर दूंगा यहां पे। तो पूरा का पूरा देखिए सिस्टमेटिक तरीके से बना कर आते हैं, बड़ा मेहनत लगता है इसको आने में, ऐसे नहीं कि हम आ गए और हमने आपको पढ़ा दिया। तो जब हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। बेसिकली एटम होता क्या, सबसे बेसिक चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखिए जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर जो हमारे सामने एक बड़ा मुद्दा होता है वो इस चीज का होता है कि भाई जब आप ये कह रहे हैं कि हमारा एटम है, तो भाई एटम दिखता कैसा है ना, एक टॉपिक वाली बात है ना, एटम कैसा दिखता होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले ये था मैटर। अब हम जानते हैं कि जो हमारा मैटर होता है किससे मिलके बना होता है, तो हमारा मैटर मिलके बना होता है पार्टिकल से। बहुत बेसिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, यानी कि इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे के सारे विजिबल है, यहाँ पर देखने योग्य हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो ये जो पार्टिकल्स हैं ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। अब इनका जो नाम दिया गया, इनका नाम दिया गया मॉलिक्यूल्स। क्या नाम दिया गया, मॉलिक्यूल्स दिया गया। अब सबको लग रहा था कि भाई इससे छोटा क्या हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना इससे कुछ छोटा हो पाए। अब बात समझो, आप ईंट लो, ईंट को छोटे छोटे टुकड़े में ले जाओ, उसका कोई एक पार्टिकल उठा लो और बोलो कि ये और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो आपके मन में सवाल आएगा ना यहाँ पे कि भाई एक तो ऑलरेडी छोटा है, उससे भी छोटे की बात कर रहे हैं जहां ये इनविजिबल था, यानी यहां से आप चीजों को देख नहीं सकते थे, ये इनविजिबल था यहाँ पे। हद तो तब हो गई जब जॉन डाल्टन आए और जॉन डाल्टन ने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एटम से मिलके बना होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स जिन पार्टिकल से मिलके बने होते हैं वो एटम है, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनता है। बहुत बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर एटम वर्ड आया था एटोमियो वर्ड से, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी बांटा नहीं जा सकता है। कौन थे जॉन डाल्टन, एक स्कूल टीचर थे और उन्होंने एटम के बारे में बताया था। हालांकि जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग कहना था कि अब एटम को आगे हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बाद के साइंटिस्ट लोग आए और इन्होंने कहा नहीं, एक एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मिलके, मतलब इसको फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, इन तीनों से मिलके बना होता है यहाँ पे। तो भाई ये पूरा पिक्चर है जो हम पढ़ने वाले हैं। उस समय सबसे बड़ा जो सवाल था वो एटम के ऊपर था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो खैर बाद में आया। ये एटम दिखता कैसा है, मैं आपको बोलूं एक ऐसा जानवर है जिसके 4 पांव होते हैं, एक पूंछ होता है और 2 कान होते हैं, उसकी आंखें 4 होती है। तो आपके दिमाग में ना एक पिक्चर चलेगा। मैं आपको बोलूं एक ऐसा जगह है जहां रेगिस्तान है, चलो वहां एंजॉय करेंगे, शाम का टाइम होगा, है ना, उस समय सनसेट हो रहा होगा, मजा आएगा, संगीत बजेगा, तो वो पिक्चर चलेगा। तो एक ऐसा चीज जिसे हमने कभी देखा ही नहीं था, जो बिल्कुल छोटा 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 था, उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे थॉमसन आएंगे, थॉमसन कहेंगे कि भाई ये ना तरबूज के स्ट्रक्चर जैसा है। उसके बाद रदरफोर्ड आएंगे, रदरफोर्ड बताएंगे कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट है और इसके अकॉर्डिंग एटम ऐसा दिखता है। उसके बाद नील्स बोर आएंगे। तो हर एक साइंटिस्ट अपने आप को अपडेट करते चले गए, अपडेट करते चले गए। तो पूरा टॉपिक किस पे घूम रहा है, इस एटम के ऊपर पूरा टॉपिक दिख रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों कहते हैं, इनको इसलिए फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं क्योंकि ये अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं, यानी एटम इन्हीं तीनों से मिलकर बना होता है। डिवाइड करते 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 सबसे लास्ट में यहां पर आ गए और हमने देखा कि यही 3 पार्टिकल हैं जिससे पूरा सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे।
उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ये सब के सब कैसे कंबाइन होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर कि बीच में यहां पर N+P होता है, यानी कि इसके न्यूक्लियस में जो होता है न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और जो इसके आउटर मोस्ट सेल होते हैं, जो ऑर्बिट होता है, इसमें कौन मूव कर रहा होता है, तो इसमें मूव कर रहा होता है अपना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। और जितना केमिस्ट्री के अंदर आप बॉन्डिंग पढ़ते हैं या शेयरिंग पढ़ते हैं, XYZ समथिंग जो भी आप पढ़ते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से पढ़ते हैं, क्योंकि कभी भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस से आप निकाल ही नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट यू कैन चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसी के कंपेयर करके हम बताते हैं कि प्रोटॉन कम हो गया या ज्यादा हो गया, चाहे वो आइसोटॉप्स हो, चाहे वो आइसोबार हो, या फिर कुछ भी हो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं यहां पर। तो ये बेसिक था और ये एडवांस मॉडल है। यहां तक पहुंचने में बहुत सारे साइंटिस्टों का अपना रोल है, और ये नील्स बोर ने इस डिजाइन को मॉडिफाई किया था जो रदरफोर्ड ने बताया था। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। और देखिए, चीजें ना हमारे सामने होती है और कई बार आसान चीज भी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है जब हम उसे इग्नोर कर देते हैं, दिमाग से चीजें निकल जाती है। चलिए अगले यहां बात करेंगे, यहां पे नेक्स्ट कैसे डिस्कवरी हुई इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को, किसने किसने ढूंढा। यहां पर एक ट्रिक मैं यहां पर लिखूंगा, उस ट्रिक को याद रखना। जब भी आपसे पूछेगा तो आप आराम से बता देना। देखो मैं यहां ट्रिक लिख रहा हूं, चाहो तो आप इसको दिमाग में सेट कर लो या कॉपी पे लिख लो, और मैं यहां लिख दूंगा ईंट पर नाच। ध्यान दीजिएगा, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ को मैं अपने ऐप में अपडेट कर दूंगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, यहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहां पर एक ऑप्शन होगा फ्री डेमो क्लासेस का, आप वहां पर जाना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और वहां से फिर आप अपने आप को पढ़ सकते हो। हालांकि हमने और भी पीडीएफ अपडेट करते रहते हैं, एक बार चले जाना यहां पे। ईंट पे नाच एक ट्रिक होता है, ई से आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, समय बहुत ही कम है, फटाफट करना होगा, कोऑपरेट करेंगे थोड़ा आप लोग। यहां पर टी से हो गया थॉमसन, कौन हो गया, जे थॉमसन, यहां पर हम लोग नाम देते हैं यहां पे। इसके बाद पी से आपका प्रोटॉन हो गया, आर से आपका रदरफोर्ड हो गया यहां पे, ठीक। यहां पर एन से आपका न्यूट्रॉन हो गया, चैडविक हो गया सी से यहां पर। तो भाई ये साइंटिस्ट के नेम थे। इलेक्ट्रॉन को किसने किया था, जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को किसने, रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने, जेम्स चैडविक पूरा नाम था। इस पे याद रखना, मैं पढ़ के एक बार बता देना चाहूंगा इसका कितना मास होता है, कैसे होता है, ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते, कितनी छोटी सी बात है ना। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भैया कितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है, या मैं पूछ दूं कितना प्रोटॉन का मास होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे, या आप फिर याद करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जब भी आप पढ़ रहे होते हैं ना, उसी टाइम पे 5 या 10 बार लिख लिया करो। तो इससे क्या होगा कि जब भी आगे आएगा बहुत सारे सवाल में इसका इस्तेमाल होगा, तो वहां पर फिर मार्क्स नहीं दिया जाएगा। वो ये मान के चलेंगे कि आपको आता है, तो फिर आप ना वो कॉन्सेप्ट जानते हुए भी वो सवाल आप नहीं बना पाओगे। देखिए यहां लिखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ट्रिक में मैंने बता दिया, यूजिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट डिटेल में नहीं है, अभी हमने पढ़ाया था क्लास 10th का साइंस, जिसके अंदर डिटेल में था, कैथोड के बारे में, एनोड के बारे में, सारी चीजें डिटेल में थी। अब आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है कि हाँ भाई जे थॉमसन ने जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। और ये बहुत ही स्मॉल मास होता है। इसका मास कितना होता है, तो देखिए इसका मास होता है 9.109, बहुत छोटा होता है, 9.109 इंटू 10 की पावर -31 kg। देखिए इस बात का ध्यान रखो, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, -31 लिख रहा हूं, यानी कि अगर आप इसको डेसिमल सिस्टम में लेके आओगे तो 0.00000 समथिंग इतना बड़ा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है ना। हम तो एटम को ही नहीं देख सकते हैं, मॉलिक्यूल को ही नहीं देख सकते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन में जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, है ना। इतना होगा यहां पर। अगर आपको 1 ग्राम दिया जाए तो आप कहेंगे इतना हल्का है। और सोचिए मैं आपको बोलूं 0.0000000, फिर मैं आपको बोलूं इतना केजी है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर भी ये डाटा आपको याद रखना होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन का मास होता है। उसी तरह से प्रोटॉन की अगर हम बात करें, तो प्रोटॉन का जो यहां पर मास देखने को मिल रहा है वो 1840 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। और प्रोटॉन का ये मास होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये किसका है यहां पर, ये प्रोटॉन का यहां पर होता है। और ये न्यूट्रॉन का यहां पर आपको दे रखा है, सॉरी ये न्यूट्रॉन का है यहां पे, ये न्यूट्रॉन का है यहां पे,
और ये जो दे रखा है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये आपका प्रोटॉन का यहां पर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे यहां पर नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर यहां पे, और यहां पर लिखा एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, और यहां पर सारी चीजों को एक एक करके हम यहां पर जानते हैं। ये बहुत ही बेसिक होता है और मुझे लगता है आप सभी बच्चों को मालूम होगा इसके बारे में। सबसे पहले बात करना चाहेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। मान लो मैं एक एलिमेंट आपको यहां पर लिख के देता हूं। लेट मी सपोज, मानते हैं कि हमारा एक एलिमेंट है, यहां पे मैंने एक एलिमेंट यहां पर आपका लिखा है यहां पर, ठीक है, दिस इज माई एलिमेंट, और इस एलिमेंट का मैं बोलता हूं वो है सोडियम। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं यहां पर। अब आप अक्सर पढ़ते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, Z इज इक्वल टू 11 होता है। तो बेसिकली ये Z क्या बताता है हमें, जब हम Z की बात करते हैं, जैसे सीक्वेंस में बात करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, इस तरह से जब हम बात करते हैं तो ये हमें बताता है कि देखिए इसके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होने वाले हैं, 11 प्रोटॉन इसके पास है, और इसके पास 11 कितने हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर है। लेकिन जब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, तो जो सबसे वफादार होता है वो कौन होता है, हमारा सबसे ज्यादा वफादार होता है प्रोटॉन। रीजन जानते हैं क्या है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और प्रोटॉन के साथ आप कंपेयर करके तो बता देते हैं कि ये कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बट एक्चुअली में कभी भी प्रोटॉन इधर से उधर नहीं जाता है। हाँ, अगर कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल है तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, तो हम ये कहेंगे कि हाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 है। मैं भी बदल के भी दिखाऊंगा। अब देखिए यहीं पर अगर मैं सोडियम का सिंबल यहाँ Na लिखता हूं, अब इसी केस में अगर यहां मैं लिखूंगा Na+, मान लो इस तरह से मैंने लिखा, अब इस कंडीशन में पता क्या हो रहा है, इस कंडीशन में यहां पे अब हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ध्यान से सुनिएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर चेंजेज आ रहे हैं। अभी भी देखो 11 प्रोटॉन ही हमारे पास है, लेकिन अब यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया वो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू वो वैरी करता रहता है, बट एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो हम ये बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही हमारा कहलाएगा एटॉमिक नंबर यहां पे। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वही डिफाइन करता है एटॉमिक नंबर के। दूसरा हमारा होता है मास नंबर। दैट एक्चुअली में मास नंबर क्या होता है, देखिए पूरे एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है एटम के रिस्पेक्ट में, और कैसे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं एक बड़े लेवल पे। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बनाया, यहां पर ये N+P यहां पर है, ठीक है, और ये अपना जो है इस तरीके से हमने बना लिया। तो यही आपका जो N+P होता है, इसी को हम लोग मास नंबर के नाम से जानते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को हम लोग A से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो अपना A होने वाला है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन N+P ही हमारा क्या है, आपका मास नंबर है। दिस इज द मास नंबर, याद रखिएगा इसको, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं यहाँ पे। और इस तरीके से अगर हम आगे बात करेंगे आइसोटोप्स की, और आगे बात करेंगे आइसोबार की बात करेंगे। आइसोटोप क्या होता है, देखिए जब हम आइसोटोप की बात करते हैं, टॉप मतलब पोजीशन, हेलो, टॉप मतलब पोजीशन, यहां ध्यान दे दो, मुझे मालूम है आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो आइसोटोप क्या होता है, हम ऐसे एटम की बात करते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम है, एक ही एटॉमिक नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, बट उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि अलग अलग मास है। जैसे कि हाइड्रोजन की केस में बात करते हैं। अब हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्रिटियम होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है, और ट्रिटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन इनके जब हम मास में जाएंगे तो जिसका इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, मास नंबर डिफर कर जाता है। और इस तरह के एलिमेंट्स को, एटम्स को हम लोग आइसोटोप के नाम से जानते हैं। आगे यहां पर हम बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार जो होता है आइसोटोप का उल्टा होता है। यहां पर क्या होता है कि आपका मास नंबर तो सेम होता है, लेकिन आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब आप हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक की बात करते हैं तो उसमें एक 18 नंबर पर आर्गन आता है और 20 नंबर पे कैल्शियम आता है। इन दोनों को ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा। देखिए आपका जो आर्गन है ये 18 नंबर पे आता है और कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। पर मजे की बात यह है कि इन दोनों का ही जो मास होता है ना, ये ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 40 होता है यहां पर। और ऐसे कंडीशन में कहते हैं कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो अलग है, बट
इनका जो मास नंबर है वो सेम है और ये एक दूसरे के आइसोबार कहलाते हैं। तो ये पोर्शन भी हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया है। आगे यहां पर हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर हम बढ़ना चाहेंगे यहां पे, ठीक है। देखिए यहां से स्टार्ट होता है थॉमसन से। स्टार्टिंग यही वैज्ञानिक का है, जो साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं, यही वो साइंटिस्ट है जहां से आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। यहां पर जे थॉमसन ने एक इमेजिनेशन के जरिए, एक कल्पना के जरिए एक डिजाइन दिया। किसका डिजाइन दिया? एटम का डिजाइन दिया। यहां पे कैसा एटम का डिजाइन दिया? देखिए मैं आपको अगर बोलूं कि एलियन कैसे दिखते होंगे, एलियन कैसा दिखता होगा, तो भाई एलियन के बारे में आपने अलग अलग देखा होगा। एलियन ऐसा दिखता है ना, एलियन वैसा दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। तो अब ऐसे कंडीशन में आपके मन में अलग अलग ख्याल आएंगे यहां पे। उसी तरह से एटम के बारे में थॉमसन का था। थॉमसन का मॉडल कहता है कि जैसे आपका तारबूज होता है उस तरीके का यहां पर एक डिजाइन उन्होंने दिया। स्फेरिकल शेप था बेसिकली यहां पे, ठीक है। तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या कहा कि देखिए ये वाला ना जहां तहां नेगेटिव पार्ट होता है, जहां तहां क्या होता है? नेगेटिव पार्ट होता है। इस तरह से जैसे कि तारबूज के अंदर बीज आप देखते हैं ना, वैसे ही ये एक एटम है। ध्यान सुनिएगा इनका, ये एक एटम है और इसके अंदर जैसे तारबूज में बीज होते हैं वो नेगेटिव पार्ट हो गया और बाकी जो गुदा हो गया, इसका फ्रूट वाला पार्ट हो गया, वो पॉजिटिव होता है। अब इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या था? इस मॉडल में प्रॉब्लम ये था कि हम इसको स्टेबल नहीं कर पा रहे थे। अब इसके अंदर मान लो नेगेटिव पार्ट है, तो भैया कैसे नेगेटिव पार्ट इसके अंदर है, इसके अंदर पॉजिटिव है, तो कैसे स्टेबल है? कुछ एनर्जी या बाकी चीजें अंदर क्लियरिटी नहीं आ पा रही थी। लेकिन एक चीज जो यहां पर हमें पता चली कि ये कैसा है? स्फेरिकल होता है यहां पे। तो मैं पढ़ के यहां पर आपको केवल बता देना चाहूंगा कि एटम्स आर लार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स विद स्मॉल नेगेटिवली चार्ज। अब जिस एटम के लिए लार्ज वर्ड यूज किया गया है वो एज कंपेयर टू दिस चार्जेज, इन चार्जेज के अकॉर्डिंग बोला गया कि एटम यहां पर बड़ा है यहां पे। और इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्कैटर्ड होते हैं विद इन लाइक प्लम्स इन, जो पुडिंग होता है अंदर है। लिमिटेशंस क्या था? कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर इन डिटेल, व्हाई एटम आर स्टेबल। एटम कैसे स्टेबल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इतना आसान है ये। कई बार मैं सोचता हूं इस थॉमसन के बारे में, क्या सोच के इनको तारबूज के बीज, क्या मतलब कैसा लग रहा होगा? तारबूज खा रहे होंगे और खाते खाते लग रहा होगा यार एटम एटम एटम, कई दिनों से रिसर्च कर रहे होंगे, अच्छा तो एटम ऐसा दिखता होगा। तो ये रहा मेरा मॉडल। अब सोचो तारबूज क्या कुछ और खा रहे होते, अमरूद खा रहे होते, क्या बोलते हैं? अमरूद का मॉडल। तो ये आगे नहीं बढ़ पाया। खैर एनीवे, थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था, इसके बाद आगे यहां पर हमारा आता है रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को आगे बढ़ाया। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए मैं आपको बताऊंगा। अब रदरफोर्ड के दिमाग में ये चल रहा था कि भाई थॉमसन ने जो बोला है ना, जे थॉमसन ने, कि भाई एक तरबूज जैसा है जिसके अंदर ये चीजें हैं, तो एक्चुअली में ये जानना चाह रहे थे रदरफोर्ड कि एटम के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है या पॉजिटिव पार्ट है वो किस तरीके से है। अब इस पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो ये क्लियरिटी नहीं आ पा रही है कि नेगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है। कहीं तो स्थिर होगा, कुछ तो इसकी स्टेबिलिटी जाएगी, तो ये जा ही नहीं रहा था यहां पे। तब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। और कई बार मैं सोचता हूं कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया होगा तो कैसे सोचा होगा? उनकी वाइफ गोल्ड के पहन रही होगी कान वान में कुछ में, और दिमाग आया होगा अच्छा क्यों ना इस गोल्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ ना कुछ मिलेगा। और अब उनका एक असिस्टेंट था, उसके साथ मिलकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ था मैं आपको थोड़ा बता देना चाहूंगा वहां पे। और उन्होंने फिर कैसे क्या बताया है कि जो एटम होता है वो एम्प्टी होता है, क्या उसका साइज होता है, वो सारी चीज बताऊंगा। मजा आएगा आपको पढ़ने में। देखिए मैं आपको बताता हूं। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहां पर एक डिवाइस सा लिया जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स थे। एक प्रोड्यूस करने था अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस। अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। यहां पे इससे एक रे होता है। यहां पे इन्होंने एक डिजाइन क्रिएट किया कुछ इस तरीके से, ऐसे बना दिया और इस तरीके का मान लो इस तरह से डिजाइन क्रिएट किया यहां पे, और बीच में रखा गोल्ड फॉइल। देखो मैं इसका ना येलो कर देता हूं इस चीज को। बीच में यहां गोल्ड फॉइल रखा है, यहां पे एक छोटा सा पत्ती, सोने की पत्ती यहां पर रखता हूं यहां पे। अब यहां क्या होने वाला है? यहां पर यह होने वाला है कि भाई बहुत सारे जो अल्फा रेज होंगे यहां पर जाएगा। अब ये ना यहां पर जो डिजाइन सेट किया गया एक्चुअली ये टीन जैसा है, जैसे कि आपने देखा होगा चाय की टपरी को, है ना, बहुत ज्यादा पहाड़ियों पे जगह पे जहां हवा चलती है तो चाय बन रहा होता है, उसके अगल बगल में टीन को घेर दिया जाता है ताकि इधर से हवा ना आए। तो यहां हवा रोकने के लिए नहीं किया गया था, ये देखने के लिए किया गया था कि अगर कुछ घटना यहां पर घटती है, कुछ फेनोमेनन होता है और यहां से रिफ्लेक्शन होता है, तो ये सेंसिटिव मटेरियल यहां पड़ता है जिससे कि हमें पता चल पाएगा कुछ चीजें हो रही है। ये केवल यहां पर दिखाने के लिए किया गया था।
अब उसके बाद क्या है, इसका नेचर प्लस है, तो रदरफोर्ड ने सोचा कि देखो हम यहां इस पे रेज को फेंकेंगे, अब हमारा जो रे है वो कैसा है, पॉजिटिव है, अब अगले वाला अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, नेचर है ना, और अगला अगर पॉजिटिव है और मेरा भी पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है उससे क्या करेगा, दूर होने की कोशिश करेगा। तो इससे एक चीज पता चल जाएगी कि एक्चुअली में यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या खेल है यहां पे। तो जैसे इन्होंने ऐसे करके भेजा यहां पे इस तरह से, इस रे को यहां पर बहुत सारे रे को ऐसे करके भेजा इस तरह से, तो उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे जगह पर यहां स्पॉट मिला, यहां पर बहुत सारे जगह पर यहां पर स्पॉट मिला, यहां पे इस तरीके से बहुत सारे स्पॉट, आप देखना इसको आपके बुक में भी दे रखा होगा, बहुत सारे जगह पर बहुत सारे रे गया ना यहां पर, इससे स्पॉट यहां देखने को मिला यहां पे। अच्छा, तो इससे एक मॉडल तैयार किया उन्होंने, और मॉडल में ये बताया कि ये जो है अपना एटम होता है, और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ये प्लस चार्ज में लिख देता हूं यहां पर, उस टाइम पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुछ ऐसी कहानी नहीं थी, बट ये कहा गया था कि देखिए बहुत छोटा है। मतलब आप ये देखो कि आपका जो एटम है और आपका जो न्यूक्लियस है, अगर उसको समझना हो आपको तो मैं सिंपल बताता हूं, आपको क्रिकेट का बॉल लेना होगा। क्रिकेट का बॉल कितना होता है, आप अपने पॉकेट में ले सकते हो। इस क्रिकेट के बॉल को अगर हम न्यूक्लियस मान लें तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एटम होने वाला है, एक ऐसा प्लेग्राउंड, एक ऐसा स्टेडियम जिसका रेडियस 5 किलोमीटर हो, यानी कि आप कहीं से जाओ 5 किलोमीटर का रेडियस हो, यहां पर 5 किलोमीटर, देखो मैं मीटर नहीं बोल रहा हूं, 5 किलोमीटर, आप जहां भी खड़े हो अपने घर में उसको अगर सेंटर मान लो और वहां पर क्रिकेट का बॉल रख दो, वहां से चारों दिशाओं में कहीं भी बाउंड्री पर जाओगे 5 किलोमीटर जाने में लगेगा। इतना बड़ा एटम होगा तब जाकर जो क्रिकेट का बॉल है ना अपना, वो न्यूक्लियस होगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि एटम के अंदर कितनी जगह खाली रहता होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो भैया बहुत छोटा रहने वाला है, इतना छोटा रहने वाला है कि उसका कोई मीनिंग, कोई मतलब यहां पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे रे होंगे जो सीधा निकल जाएगा, यहां पे बहुत सारे जो रे होने वाला है वो कैसा हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा, इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे निकल जाएगा, बहुत सारे इस तरह से स्ट्रेट निकल जाएगा। बाकी जो कुछ होगा ऐसा जो ऐसे आएगा यहां पे और इस तरह से इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, यहां पर आया इसको इस तरह से इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत सारी चीजों को डिफ्लेक्ट कर रहा है। कहते हैं कि 12,000 में से कोई एक ऐसा होता है जो जिस रास्ते पे जाता है उसी रास्ते पे बैक हो जाता है। कितने, 12,000, कहीं कहीं किताबों में 18,000 का भी जिक्र किया जाता है, कहीं 20,000 भी बोला जाता है, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन ठीक है ऐसा बोला जाता है कि कोई 12,000 ऐसे होंगे जिसमें से ये इस तरीके से जाएगा और इसी पे जाएगा और इसी पे बैक कर जाएगा। मैं यहां पर एरो दिखा देता हूं यहां पे। तो ये इससे क्या हमें निष्कर्ष निकलता है, इससे क्या हमें पता चलता है, तो इससे हमें पता चला यहां पे कि आपका जो एम्प्टी स्पेस होता है वो मोस्टली खाली होता है एटम के अंदर। मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। बेस्ड ऑन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने प्रपोज किया एटम हैव ए स्मॉल, एटम के पास बहुत ही छोटा डेंस एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। अभी तक यही क्लियर था कि जो न्यूक्लियस अपना होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी लिमिटेशन में क्या थी, मैं लिमिटेशन भी आपको बताना चाहूंगा कि कैसे इनका जो था स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्जर्व, एटम स्पेक्ट्रा वगैरह को नहीं कर पाया। एक मिस्टेक भी इन्होंने कर दिया था, लिमिटेशंस में आपको समझाऊंगा यहां पे। एवरीथिंग ओके, सब चीज बढ़िया था रदरफोर्ड का कि अपना एटम बहुत ही बड़ा है एज रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली होता है, इस तरह की चीजें जाती है, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बारी आई कि ठीक है, जे थॉमसन ने कहा था कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से होता है और पॉजिटिव होता है जिसके बारे में कुछ ढंग से बता ही नहीं पाए। एक बात तो अच्छी थी रदरफोर्ड की, इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होती है और ये बड़ी अच्छी बात थी, मतलब एक शुरुआत थी एटम के बारे में जानने की। अब रदरफोर्ड से पूछा गया कि भाई आपका क्या विचार है, आपके एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं। आपने पॉजिटिव को तो डिफाइन कर दिया, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किस तरीके से इसके अंदर अरेंज होगा, जरा उसके बारे में बताइए। और यहां पर रदरफोर्ड फंस गए। यहां पर जो रदरफोर्ड ने जो भी चीजें बताई उसके अकॉर्डिंग आप भी देखेंगे तो आपको हंसी आएगी और आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। एक बात तो पक्का है, अगर किसी को न्यूट्रल रहना है तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस रहना चाहिए। ये तो छोटी सी बात है, आप भी जानते हैं। अगर 10 प्लस है 10 माइनस से तो न्यूट्रल रहेगा। अगर प्लस ज्यादा हो गया तो गड़बड़, नेगेटिव ज्यादा हो गया, माइनस ज्यादा हो गया तो गड़बड़। तो यह बात तो पक्का था कि भाई जितना भी प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। पर इलेक्ट्रॉन का खेल था यहां पर कि इलेक्ट्रॉन का क्या हिसाब किताब होगा। अब रदरफोर्ड का मिस्टेक सुनिएगा, यहां पर मैं आपको एक रदरफोर्ड का मिस्टेक बताता हूं। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला, देखो उन्होंने कहा देखो ये n+p है, बोला हाँ ये n+p है, अच्छी बात है। अब रदरफोर्ड कह रहे हैं यहां पे, आगे सुनिएगा, रदरफोर्ड कह रहे हैं कि अब इसी स्पाइरल पाथ पे ऐसे घूमेगा, यहां पे
इस तरीके से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, स्पाइरल पाथ इन्होंने बोला, इस तरीके से मूव करेगा। अब सोचने वाली बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, यहां पर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मतलब रदरफोर्ड ने किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या नेगेटिव चार्ज के लिए कोई भी फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं दिया, कोई भी फिक्स्ड सेल नहीं दिया। उन्होंने बस कहा कि नेगेटिव चार्ज से स्पाइरल पे घूमेगा ऐसे करके। चलो जी मान लेते हैं कि घूमेगा, तो कहीं तो जाके उसकी एनर्जी डाउन होगी। मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, इसकी एनर्जी डाउन हो गई, धम, अब आगे हम नहीं बढ़ सकते, अब क्या होगा? अरे तो क्या होगा फिर? ये तो कोलाइड्स कर जाएगा ना, फिर ये सीधे आ जाएगा कहां पे? मान लो इसको n+p भी नहीं रहते हैं, खाली प्लस ही लिखते हैं उनके भाषा में। अगर इनको हम प्लस भी लिखते हैं तो ये नेगेटिव अगर पॉजिटिव के साथ आ जाएगा तो बड़ा गड़बड़ नहीं हो जाएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव मिल गया तो फिर तो खत्म, टाटा बाय बाय, कुछ रहेगा ही नहीं भाई। मतलब कि ये माइनस और प्लस मिला, न्यूट्रल हो गया, खत्म, सब खत्म। तो फिर तो एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए। अब एटम नहीं, अगर एटम नहीं है मान लो, तो फिर मॉलिक्यूल्स कैसे है? और मॉलिक्यूल्स नहीं है तो पार्टिकल कहां है? और पार्टिकल नहीं है तो ये सारे मैटर कैसे दिख रहे हैं? कैसे दिख रहे हैं? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कहते हैं दया, कुछ तो गड़बड़ है। अभी सीआईडी की वापसी हो रही है ना सारी टीम की तो वैसे ही यहां पर रदरफोर्ड का ये पोस्टुलेट्स ना गलत हो गया। अब बारी आती है यहां पे किसकी? अब बारी आती है नील्स बोर की। नील्स बोर बड़े चालाक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बड़े चालाकी से ऑब्जर्व किया। सबसे पहले रदरफोर्ड से पहले जे थॉमसन का मॉडल देखा कि अच्छा, रदरफोर्ड ने ना जे थॉमसन के मॉडल को इस तरह से बदलाव किया, इस तरह से चेंज किया है। फिर उन्होंने पूरा स्टडी किया रदरफोर्ड के बारे में, फिर देखा कि रदरफोर्ड की सब कुछ तो एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बता दिया कि स्फेरिकल है ना। स्फेरिकल तो जे थॉमसन ने बता दिया था यहाँ पे, और आपका यहाँ पे रदरफोर्ड ने भी स्फेरिकल के बारे में जिक्र किया था। बट प्रॉब्लम क्या था कि हम इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं दे पा रहे थे, जिससे हमारा एटम स्टेबल नहीं हो पा रहा था। तो नील्स बोर ने बड़ी चालाकी से हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिट डिसाइड किया। कहा कि देखो बहुत ही सिंपल है, जो आज की डेट में आप पढ़ते भी हो, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ते हैं ना कि भाई ये अपना n+p है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है जिसको k सेल कहते हैं, ये सेकेंड है जिसको l सेल कहते हैं, ये थर्ड है जिसको m सेल कहते हैं, ये आपका n सेल कहते हैं। और उन्होंने कहा कि देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर ऑर्बिट में फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनका एनर्जी लेवल सेम होगा। दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है भाई, इधर आओ, तू इधर लाया यहां से, और यहां पर देखो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिया, अब तू यहीं पे रहेगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा। आप देख ले, अगर तुझे बाहर जाना है, इधर तो जाना है, तो एनर्जी लेना पड़ेगा, जो रेडिएशन पड़ेंगे यहाँ पे। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का सेम एनर्जी, जितना इसका एनर्जी उतना ही एनर्जी, ये घूमता रहेगा इसी ऑर्बिट में, मतलब 2 से ज्यादा इसमें नहीं हो सकता है। अब अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लाया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बोला ये सारे के सारे ना, अब देखो ये वाला मान लो के सेल है, अब तुम रहोगे एल सेल में। एकदम आइस 8 का ना बिल्कुल फिक्स्ड, मतलब एक जैसा एनर्जी लेवल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मस्त होकर जिंदगी जियो ना, काहे को प्रॉब्लम यहां पर ले रहे हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे कोई लफड़ा ही नहीं यहाँ पे कि ये मूव करेगा गिरेगा, काहे को गिरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आराम से मूव करेगा यहाँ पर, मस्त तरीके से लाइफ जिएगा, सरकारी नौकरी लग गई है, महीने का 50-60 हजार आ रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, काहे को टेंशन लेने का, वैसे हर जगह पर दे दिया। तो यहां तक हम कैसे पहुंचे हैं? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, फिर आ रहे हैं नील्स बोर। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको केवल बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं इस तरीके से, ताकि आपके दिमाग में एज ए स्टोरी की तरह, एज ए पिक्चर की तरह दिमाग में सेट हो जाए। ये मैं केवल 1 शॉट में पढ़ा रहा हूं, डिटेल जब इसका पढ़ोगे ना मजा आएगा पढ़ने में वहां पे। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? देखिए आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, और उन दोनों ही केसेस में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और दोनों को दोनों एक साथ रहता है। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, एक राज की बात बताऊं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ होता है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये डिटेल फिजिक्स के अंदर है, अभी कल फिजिक्स का क्लास अपना आएगा ना, उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे हैं ना, तो हम वो डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और मैग्नेटिक का मतलब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। बस बात खत्म यहां पे। अब यहां बात करेंगे रेडिएशन एक्चुअली में क्या होता है, व्हाट इज रेडिएशन। जब रेडिएशन की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि रेडिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है यहां पे। अब मैं आपको एग्जांपल आपको यहां पर देना चाहूंगा नील्स बोर के। यहां पे
यहां पर आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप इस रेडिएशन को समझ जाते हो तो बाकी चीजें अपने आप आसान हो जाएगी। मान लेते हैं कि अपना एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही प्यारा है, और ये के सेल में मूव कर रहा है, मस्त दौड़ रहा है, के सेल में मस्ती में रह रहा है। यहां पे अचानक से इसको एनर्जी कहीं से मिल जाता है। मान लो कहीं से एनर्जी मिल गया, कोई फोटोन आ गया या कोई लाइट आ गया, इसको एनर्जी मिल गया। जैसे इसको एनर्जी मिल गया, अब कहता है कि अपन तो साहब बन गया, साला अपन साहब बन गया, अब तो कोट वोट में रहेंगे, अब तो अपना स्टैंडर्ड बदल लेंगे, अब काई को के सेल में रहेंगे यहां पर। और ये क्या करता है ना, ये यहां से निकलता है, ध्यान सुनो, यहां से ये निकलेगा और निकल के कहां पहुंच जाएगा, देखो सीधे पहुंच जाएगा यहां पे, ये था यहां पे और पहुंच जाएगा यहां पर। बोलो कहां है ये, के सेल में पहुंच जाएगा, एल सेल में अगले वाले में पहुंच जाएगा। वहां पर जैसे ही जाएगा तो भाई एक बात बताओ, इसका अपना एक एनर्जी लेवल था, बोलो था या नहीं, है ना, नील्स बोर ने डिसाइड कर दिया था। और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन का अलग एनर्जी लेवल था, नो डाउट उसकी एनर्जी लेवल अगले वाले सेल का इससे ज्यादा होगा। अब ये देखो इसके पास क्या आया है, इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया है, जितना इसके पास था और आ गया, और ये चला गया ऊपर कि हम तो बड़ा हाई फाई सोसाइटी में रहेंगे जी, अपनी मस्त जिंदगी जिएंगे, काय को यहां रहेंगे, नहीं रहना में यहां पे। जैसे ही ऊपर जाता है तो इसको लगता है कि यार यहां तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। मतलब आप ये सोचो ना, अगर कोई महीने का 10 लाख कमा रहा है और आपको एक बार 10 लाख मिल गया है और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्या उसे जिंदगी काट लोगे? क्या आप उससे एक बार 10 लाख खर्च कर दोगे तो अमीर हो जाओगे? नहीं, अमीर होना है, स्टेबल होना है तो आपको उतना हर महीने चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहां जाता है उसको लगता है भैया गड़बड़ हो जाएगा, मैं स्टेबल नहीं रह पाएंगे, और पता है 10 की पावर -8 सेकेंड, 0.00001 सेकेंड के बहुत बहुत छोटे हिस्से में वो डिसीजन लेता है और यहां से बैक करेगा। क्या करेगा? यहां से बैक करेगा। कलर बदल देता हूं, यहां पर ये बैक करेगा, इस तरीके से बैक करेगा, इस तरीके से यहां पर ये क्या करेगा? बैक करेगा। अब जैसे ही यहां पर ये बैक करेगा तो के सेल वाला जो था ना कहेगा ए रुको, यहां पे कहां आ रहे हो? तो भाई हमसे गलती हो गई, हम थोड़े से जोश में आ गए थे, हमारे पास एनर्जी आ गई तो हम एल सेल में चले गए थे। बोला वो बात तो ठीक है, अगर तुम्हें एल सेल में, के सेल में वापस रहना है तो जितना के सेल के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है उतना बाबू तुम रख लो, और फालतू जो जितना तुम लिए थे ना ड्रामा करने के लिए उसको बाहर निकालो। अलाउ नहीं है यहां पर, नील बोर साहब ने अलाउ नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि के सेल के अंदर इतनी ही एनर्जी तुम रख सकते हो। कहता अच्छा ठीक है, सॉरी गलती हो गई है। और बाकी जो एक्स्ट्रा जिसने लिया था वो क्या करता है? बाहर निकालता है। जब वो बाहर निकाल रहा होता है तो वही हमें कई बार विजिबल होता है, कई बार इनविजिबल होता है, और उसी को रेडिएशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा रेडिएशन क्या है। बाकी नोट्स वगैरह पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। मैंने आपको आसान तरीके से समझाया रेडिएशन के मतलब है, रेडिएशन क्या होता है। तो भाई रेडिएशन यहां मैंने आपको बता दिया कि ये रेडिएशन यहां पर है इस तरीके से। जब ये अपर में जाएगा यहां पर इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इस तरीके से। चलो यहां बना के आपको दिखा देते हैं, यहां पर आपको बनाते हैं। मान लो इस तरीके से है, ये अपना ग्राउंड स्टेट होता है। ये कैसा होता है? ग्राउंड स्टेट होता है। और ये अपना एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन है यहां से जंप करके यहां पर गया है, और यहां जाने के बाद जब ये वापस आ रहा होता है मुरझाया हुआ, तो यहां से जो एनर्जी को ये बाहर निकालता है डेट इज द रेडिएशन। यही अपना रेडिएशन होता है। पर आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन इसमें एनर्जी लेवल की बात होती है। कैसी एनर्जी लेवल की यहां पर बात होती है? तो मान लो यहां पर एनर्जी लेवल E1 है और मान लो यहां एनर्जी लेवल E2 है, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी का एक गैप होगा। ये जो लाइन मैंने आपको ड्रॉ किया है ना विथ रिस्पेक्ट टू दिस पिक्चर, इसके रिस्पेक्ट में किया, बाकी तो डिजाइन पूरा यही रहने वाला है ना। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर हम निकालेंगे डेल्टा ई, मतलब चेंज इन एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे? E2 माइनस E1 बोलेंगे यहां पे। और इस तरीके से एनर्जी का यहां फॉर्मूला देखेंगे। ये तो खाली नमूना है यहां पे। चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे यहां पे। तो यहां पर क्या है कि ये एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं। वैसे एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करके बताऊं यहां पर कि व्हाट इज द एनर्जी, तो यहां पर एनर्जी के लिए इस तरीके से कुछ है। यहां पर दो तरीके से एनर्जी हम बता सकते हैं। एनर्जी को इस तरीके से बता सकते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू मास, मास के रूप में यहां पर देगा और एक वेव के रूप में देगा। ये दो तरीके से मास के फॉर्म में एनर्जी हम बता सकते हैं और वेव के फॉर्म में एनर्जी बता सकते हैं। यहां पर जो मास के फॉर्म में बताया था आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू mc², ये आइंस्टाइन ने दिया था यहां पे। एंड व्हाट इज द C जो था स्पीड ऑफ लाइट था। क्या था यहां पे? C था अपना स्पीड ऑफ लाइट था, यानी C इज इक्वल टू 3 इंटू जो लिख लो यहां पर 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड यहां पर था, जो आपका स्पीड ऑफ लाइट था यहां पर। ये इन्होंने बताया था, आइंस्टाइन ने दिया था। ये हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है वेव के रूप में पढ़ना है यहां पे।
तो ये वाला आपको नहीं पढ़ना। वैसे इसके बारे में आपको बता दूं कि अगर आपसे बोला जाए कि अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है 1 kg का, कोई भी ऑब्जेक्ट है 1 kg का, जैसे मान के चलते हैं यहां पे कि ये हमारा बोतल है ना, ये मानते हैं ये 1 kg का, लेट मी सपोज ये 1 kg का, तो अगर अकॉर्डिंग टू साइंस है ना, इस 1 kg को हम पूरे के पूरे एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो कितनी एनर्जी निकलेगी, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इतनी एनर्जी 1 kg में निकल सकता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इतना निकलेगा कैसे, देखिए मैं आपको आइंस्टाइन का बस थोड़ा सा बता रहा हूं, यहां पे ज्यादा मैं नहीं लेके जा रहा हूं। मान लेते हैं कि हमारा m इज इक्वल टू 1 kg है, ठीक है, तो यहां पर एनर्जी कितनी हमारी निकल जाएगी, 1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का यहां पर स्क्वायर कर देंगे, डैट मीन व्हाट, ये 9 हो गया और 9 पे 16 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना जूल कैपेसिटी रखता है 1 kg। एक हॉलीवुड की मूवी मैंने देखी थी जिसके अंदर जो एक लड़की होती है, उसका क्या नाम था, लुई नाम था या लुइस नाम था पता नहीं, वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो खैर ये अलग ही मुद्दा है जिसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम वापस वेव फॉर्म में आएंगे। जब आपका वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है, इस तरीके से, ये आपके PYQ में भी पूछा गया बेसिकली वेव फॉर्म को लेकर, तो वेव फॉर्म में इस तरह से डिजाइन सेट होता है यहाँ पे, जिसके अंदर कुछ चीजें जानना है, जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, इसका वेवलेंथ क्या होता है। तो जब एक वेव को एक कंप्लीट साइकिल के रूप में लेते हैं, जैसे मान लो कि यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं और यहां पे आते हैं, तो देखो ये क्वार्टर, ध्यान से देखो ये क्वार्टर और ये वाला क्वार्टर और नीचे का हाफ, तो इस तरह से एक कंप्लीट साइकिल यहां पर कंप्लीट होता है। और इस लेंथ को हम लैम्डा के डिस्टेंस में जानते हैं। कंप्लीट वेव के लेंथ को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, जिसको लैम्डा बोलते हैं, दैट इज द वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ आप कहीं भी निकाल सकते हैं, ये क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, इसके बीच के किसी भी डिस्टेंस को आप लेंगे, बहुत आसान तरीके से आप यहां पर बता देंगे। उसी तरीके से अगर हम ये बोले कि भाई एक सेकेंड में हाउ नंबर ऑफ साइकिल्स की बात करें, एक सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स की बात करें, कितने कंप्लीट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से भी डिनोट करते हैं या न्यू बोलते हैं, इस तरह से न्यू है ना, न्यू को डिनोट करते हैं। इसको आसान तरीके से समझाते हैं। जैसे कि मान के चलिए पंखा चल रहा है, तो अब एक सेकंड में कितनी बार वो रोटेट हो रहा है, तो एक सेकंड में मतलब 10 बार रोटेट हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। अगर वो मान लो गर्मी का दिन है, ऑब्वियस सी बात है, चलिए पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं फिर आपसे पूछूंगा। तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड में हाउ मेनी टाइम्स इट कंप्लीट द साइकिल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बताइए गर्मी के दिनों में पंखे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है या फिर जब जनवरी के महीने में कोई पंखा खोले तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। क्या विचार रहेंगे आपके, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। तो यहां पर वही है कि कितनी बार रिपीट कर रहा है फ्रीक्वेंसी होती है। इसके बीच में कुछ रिलेशन होता है जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, आगे फॉर्मूला बताऊंगा। तो ये बेसिक चीज तो मैंने बता दिया। तो यहां से एनर्जी अगर निकालना हो, वेव फॉर्म में यहां से एनर्जी निकालना हो, तो ये होता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है और ये CSC बाई लेमडा होता है यहां पे। तो फ्रीक्वेंसी का और आपके वेवलेंथ का ये रिलेशन होता है, दिस इज द रिलेशन। ये अपना है फ्रीक्वेंसी, ये अपना वेवलेंथ है और ये दोनों रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ये उल्टा काम करता है यहाँ पे। तो न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा होता है और H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो मेन फॉर्मूला यही है, इसी को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसके बिहाफ पे MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, इसके बिहाफ पे आपके 1 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं और कई बार डायरेक्ट ऐसे कुछ चीजें होती है जो रिलेशन वाइज आपको पूछ देता है, मतलब आगे भी बीच बीच में आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर बैक होना चाहेंगे यहाँ पे। तो लगभग चीज मैंने यहाँ पर बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस एज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एंड इसकी की पॉइंट्स की बात करें यहाँ प्रॉपर्टीज की, जैसे वेवलेंथ हो गया लैम्डा जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, वेव नंबर की बात करेंगे, एक वेव नंबर भी होता है अपना। तो बेसिकली अगर इसी को 1 बाई लेमडा लिख दोगे ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको वेव नंबर के नाम से जानेंगे, बस इसको याद रखना। और आगे ये आगे काम आएगा, यहाँ पे वेव नंबर के नाम में आएगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v हो गई, c इज इक्वल टू लेमडा भी लिखते हैं, जैसे भी लिख लो। ये अपना फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था और इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे ऐसे PYQ पूछे गए जो आपका है। बस आगे यहाँ बात करना चाहेंगे यहाँ पे, तो ये हमने ये चीजें आपको बता दिया, क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर बोर्स का मॉडल है, जब बोर्स ने मॉडल दिया था तो केवल बोर्स मॉडल ने ये नहीं दिया था कि भाई अपना जो है वो खाली यही स्ट्रक्चर है, नहीं, कुछ फॉर्मूला भी डेरिवेशन खैर आपको नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पर करना है। और यहाँ पर क्या बताया था, पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है एक फिक्स्ड, है ना, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में करता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। सो व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, मतलब बिल्कुल फिक्स कर दिया है, एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अराउंड होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है। एब्जॉर्ब कब करता है, जब कोई एक्स्ट्रा एनर्जी फोटोन वगैरह आ गया ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और इमिट का मतलब होता है जब वो बाहर निकलता है, फिर वो क्या करता है, जंप करता है ऑर्बिट्स के बीच में, जो मैंने आपको समझा दिया है, एंड देन एनर्जी लेवल बनता है। तो यहां पर अगर किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी लेवल निकालना हो तो इसका ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, एंड फॉर्मूला है En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। n बेसिकली वही होता है, अगर k सेल है तो n की वैल्यू 1 होगी, है ना, आप L सेल है तो n की वैल्यू 2 होगी, तो ये n होता है यहाँ पे। और अगर रेडियस निकालना हो किसी भी ऑर्बिट का तो यहां पर कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एंड दिस इज द फॉर्मूला, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.529 एंगस्ट्रॉम में हम लोग बात करते हैं बेसिकली। देखिए एक पिकोमीटर होता है, एक नैनोमीटर होता है, एक अपना एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम अगर कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे जो भी एक एंगस्ट्रॉम में, तो 10 की पावर -10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी, इसकी लिमिटेशंस भी रही कि ये कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि स्पेक्ट्रा, है ना, और कुछ कॉम्प्लेक्स एटम के बारे में नहीं बताया। बोर्स ने बहुत ही सिंपलिसिटी में हाइड्रोजन, या हम ये कह सकते हैं कि भाई जिनके पास एक प्रोटॉन था उनको तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट आगे जाके नहीं कर पाया। आगे हम पढ़ेंगे, चाहे वो हाइजेनबर्ग का हो या डी ब्रॉगली का हो, वो चीजें यहां पर आएगी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आगे बढ़े, यहां पर ये फॉर्मूला वगैरह बता दिया है। नेक्स्ट यहां बताना चाहेंगे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एंड क्वांटम मैकेनिज्म। अब ये क्या कहता है, यहां पर देखिए दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, और दूसरा पढ़ना है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको कहते हैं। ये दो चीजें यहां पर पढ़ना है, और ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कई बार थ्योरी में भी पूछा गया है, अभी PYQ आगे है, और कई बार इनके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो जो डी ब्रॉगली कहता है या जो हाइजेनबर्ग कहता है, ये इस चीज पे डिपेंड, मतलब किस फंडे पर ये काम करता है। तो इस फंडे पर काम करता है कि इसके पास जो हम बात कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो उसके पास दोनों नेचर होता है, ड्यूअलिटी वाला नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। अभी तक जो हम बैक में पढ़ रहे थे ना, तो वो हम बैक में सिंप्लिसिटी में बात कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे वेव नेचर की बात कर रहे थे, बट यहां से स्टार्टिंग होता है कि पार्टिकल नेचर भी है। अब जैसे ही पार्टिकल नेचर आएगा तो मोमेंटम आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, मास आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना, पार्टिकल नेचर की हम बात करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम डी ब्रॉगली की बात करते हैं यहाँ पर, और हाइजेनबर्ग का भी यहाँ पर हम बात कर लेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली जब हम बात करेंगे डी ब्रॉगली क्या कहता है कि देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, कोई भी मैटर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन, वो कैसा बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है, और साथ में पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, वो पार्टिकल वेव दोनों बिहेव करता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इनका कहना था कि अगर किसी भी आप मैटर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, अगर उसका मास ज्यादा होगा तो वो कैसा ट्रीट करेगा, पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगा, और अगर उसका मास अगर कम होगा तो उसका कैसा ट्रीट करेगा, वो वेव की तरह। आगे बात करेंगे यहाँ पे, चलिए जो चीजें अगर छूट जाएगी तो PYQ में कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले इसको समझ लेते हैं डी ब्रॉगली का, फिर वो भी हम कर लेते हैं। तो डी ब्रॉगली का अकॉर्डिंग हम बात करें, मान लो सड़क पे गाड़ी चल रही है, तो अगर सड़क पे गाड़ी चल रही है, अगर उसका गाड़ी मान लो कि स्पीड हमने कम रख रखा है, तो आपको दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा तो पार्टिकल नेचर हो गया। लेकिन अगर वही बाइक, वही गाड़ी इतनी तेज गति से चले, इतनी तेज स्पीड से चले कि आप उसको ना देख पाए, तो वो वेव के फॉर्म में चला जाएगा। इस बात को समझिए। कई बार तो मैं सोचता हूं ऐसा कि मान के चलो कि इंसान जैसे हम लोग हैं ना, तो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, यहां पर तो हम लोग का मास अच्छा खासा है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग के अंदर पार्टिकल नेचर ज्यादा है तो वेव नेचर नहीं है, कुछ ना कुछ तो वेव नेचर भी होता है, इस पे क्वेश्चंस भी पूछता है, बट पार्टिकल नेचर इतना ज्यादा है कि वेव बहुत ही कम है। और मुझे लगता है कि मरने के बाद शरीर खत्म हो जाता होगा तो खाली वेव में ही आता होगा, फिर वो आत्मा बन जाता होगा जिसको एनर्जी कहते हैं। मे भी पॉसिबिलिटी, अगर सर्च किया जाए मरने के बाद क्या होता है तो पता चलेगा यहाँ पे। इससे टाइम मशीन तक भी जा सकते हैं, बट हमारा टॉपिक नहीं है यहाँ पर। तो ये याद रखना, यहाँ पर एच अपना प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसके कांस्टेंट वैल्यू होती है, मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया यहाँ पे, दिस इज द वेलोसिटी, ये अपना वेवलेंथ हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये मास हो गया अपना, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट है यहाँ पर। हाइजेनबर्ग का क्या कहना था, टाइम हमारा होने वाला, फटाफट करेंगे क्योंकि वन शॉट में कंप्लीट करना है यहाँ पे। इन्होंने कहा था कि देखिए ये इम्पॉसिबल है
एक साथ अगर आप मेजर करेंगे एग्जैक्ट पोजीशन किसका, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, एक साथ अगर आप पता करना चाहेंगे ना एग्जैक्ट पोजीशन किसी का भी, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, या तो आप पोजीशन बता सकते हैं या तो आप मोमेंटम बता सकते हैं, एक साथ बता पाना मुश्किल है। और इसी फंडे पर यह काम करता है। और इस पे एक सवाल भी आता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या है, ये मोमेंटम होता है बेसिकली, चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं यहां पे, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम वही जो फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, एंड दिस इज व्हाट, ये आपका पोजीशन हो गया। मैं सिंपल यहां लिख देता हूं चेंज इन पोजीशन, एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई के कॉन्सेप्ट पे यहां पर काम करता है। आगे बात करना चाहेंगे नेक्स्ट यहां पे, तो बेसिकली वेव मैकेनिकल मॉडल की बात करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन यहां पर आता है, बहुत डिटेल में नहीं है, सिंपली एक वेव फंक्शन होता है, इस तरह से साई होता है यहां पर, इस तरह से होता है। ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन के स्पेस में कहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, और अगर इसी को स्क्वायर यहां कर देंगे यहां पर इस तरीके से, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो सर्टेन रीजन में पता चलती है यहां पर। तो और ऐसा कुछ ज्यादा विशेष यहाँ पर नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई विशेष सवाल पूछा जाता है, बस इंफॉर्मेशन बेस ही यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। देखिए क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, जिसमें हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि साइज के बारे में बताता है, एनर्जी लेवल के बारे में यहाँ पर बताता है यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी लेवल बताता है। जैसे कि आप पढ़ते हो ना, के सेल पढ़ते हो, एल सेल पढ़ते हो, एम सेल पढ़ते हो, के एल एम एन, के एन की वैल्यू 1 हो गई, एल के लिए एन की वैल्यू 2 हो गया, एम के लिए एन की वैल्यू 3 हो गया। सो दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अगला होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बताता है कि अपना शेप कैसा रहने वाला है ना, एस पी डी एफ, और इस पे हमने स्पेशल वीडियो बना रखा है। और ये कहाँ मिलेगा, तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है लेक्चर्स का, केमिस्ट्री लेक्चर्स का, केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स है उसका एक प्लेलिस्ट होगा, उसके अंदर जाएंगे तो लेटेस्ट में हमने दिया है। अभी वीडियो के बाद में इसको अपडेट कर दूंगा, स्पेशल वो लिंक भी आपको दे दूंगा, जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर किया था। एक टॉपिक हमने कवर किया था क्वांटम नंबर के ऊपर, और दूसरा टॉपिक जो हमने इस चैप्टर में कवर किया था लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर किया था, जो आज डिटेल में यहां पर मैं नहीं करवा पाऊंगा, वो आपको इस वीडियो के बाद, इस सेशन के बाद देखना होगा। अगर आपने देखा होगा तो वेल एंड गुड, बहुत मेहनत लगा उसको बनाने में, एक बार देखोगे तो मजा आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, बहुत मेहनत से बनाया मैंने उसको। इसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको एम से डिनोट करते हैं, और ये ओरिएंटेशन बताता है किसी भी ऑर्बिट का। स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जो स्पिन बताता है वो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसी के अकॉर्डिंग +1/2 या -1/2 लेते हैं, और इसके ऊपर सेट बनता है, और अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं जो मैंने बताया है, वहां आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट यहां बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल एंड देयर शेप्स के बारे में। एस पी डी एफ, एस जो होता है अपना वो स्फेरिकल होता है इस तरीके से। अगर हम पी की बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली चलिए शॉर्ट में सही कम से कम समझा तो दें। एस के लिए इस तरीके से एक डब्बा बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ ऑर्बिटल बनाएंगे। पी के लिए इस तरह से 3 बनेगा यहाँ पे, डी के लिए 5 बनेगा, बाकी डिटेल वहां पर पढ़ के मजा आ जाएगा आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो गया। तो ये जो शेप होता है यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से स्फेरिकल होता है यहाँ पे, जिसमें आप ओरिएंटेशन ऐसे करके एक्स बाई जेड जो भी आप बता सकते हैं, एक्स हो गया, बाई हो गया, या जेड हो गया। यहाँ पे ये जो होता है वो कुछ इस तरीके से डंबल शेप में होता है। अगर मान लो एक्स के अकॉर्डिंग लूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, या मान लो मैं बाई के अकॉर्डिंग लूंगा यहाँ पे इस तरह से, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, ऐसा करके, तो कुछ इस तरह से बनता है यहाँ पे। तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, जो पी ऑर्बिटल होता है डंबल शेप का होता है, जिसमें 3 ओरिएंटेशन होते हैं, पी एक्स, पी बाई, पी जेड। ये आपका पी एक्स हो गया, ये आपका पी बाई हो गया, पी जेड हो गया, इससे बॉन्डिंग होता है, इसी से हमारा काम भी होता है यहाँ पे। डी ऑर्बिटल की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका क्लोवर लीफ शेप में होता है, 5 ऑर्बिटल्स होता है यहाँ पर, इस तरह से 5 ऑर्बिटल देख रहे हैं, और एफ में आपका मल्टी मतलब 7 हो जाए टोटल, हम जाएंगे यहाँ तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। और बाकी जो है आगे हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात जब हम करते हैं, तो अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछा जाता है और आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे आप सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं, और इसी फंडे को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिजाइन करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एक ट्रिक के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, बाकी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पर
1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, कुछ इस तरीके से हम दे रहे हैं यहाँ पे 5s 5p 5d 5f, सो 5g जो भी लिखना है यहाँ पर। अब ये अबाव ने एक इस सिस्टम बताया था कि हम किस ऑर्डर में चलेंगे, तो n प्लस एल के ऑर्डर में चलेंगे। सो व्हाट इज द n प्लस एल ऑर्डर, कैसे हम लोग इसको एनर्जी लेवल कैलकुलेट करते हैं। तो मैं और आपको बैक लेके आना चाहूंगा। जो अपना एस होता है, इसके लिए जो एल की वैल्यू होती है वो कितना होता है, 0 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब इतना शॉर्ट टाइम में बताना हो रहा है ना, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एक एक टॉपिक में ना एक एक घंटा लगता है बताने में, बता रहा हूं। तो बस ये मैं बता रहा हूं, जितना समझ में आ रहा है देखते चलो, बस एंडिंग पे पहुंचने वाले हैं। उसके बाद एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना और लेटेस्ट में अभी विद इन 1 मंथ के अंदर ही जो हमने वीडियोस दिए हैं उसको जरूर देखना आप लोग। इसके बाद यहाँ पर इसकी जो एल की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और इसके लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 2 होती है। यहाँ पे एन कहाँ से आता है यहाँ पर, तो एन आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 1s, तो 1s के लिए देखो ये जो 1 होता है यही n इज इक्वल टू 1 हो गया, और s के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इसका n प्लस 1 n प्लस l कितना हो गया, 1 प्लस 0 कितना आ गया, 0 आ गया। या मान लो मैं लिखता हूं 3d, तो मान लो मैंने लिख दिया 3d, 3d में n प्लस l की वैल्यू कितनी होगी, ये n की वैल्यू 3 हो गई, और d के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। सो बेसिकली यहां पर n प्लस l करूंगा तो 3 प्लस 2 यानी कितना आ गया, 5 आ गया। अब हर किसी को हम बार बार ऐड करेंगे ना तो हम फंस जाएंगे और हमें प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए एक ट्रिक यहां पर है जिसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसान तरीके से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल भी जाते हैं तो आप लिखेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी स्पेशल एक वीडियो है, मैं अभी एक काम करूंगा क्लास के बाद में ना उसको और सिस्टमाइज कर दूंगा, सारे लिंक को आपके डिस्क्रिप्शन में अरेंज कर दूंगा अभी, ठीक है। अगर मैं नहीं कर पाता हूं, मान लो मिस्टेक हो जाता है या भूल जाता हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बाद में बता देना कि सर आपने वीडियो में कहा था और आपने नहीं किया है। तो इस तरीके से ऐसे कट करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कट होगा। यहाँ पर इसलिए मैं रेड ले लेता हूं, कुछ इस तरीके से कट करेंगे ऐसे। देखो कैसे मैं कट कर रहा हूं, दिख रहा है आपको, इस तरीके से कट हो रहा है यहाँ पर। और इसी को हम सिस्टमाइज तरीके से लिखेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे यहाँ पर 1s, ठीक है। 1s के बाद यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 2s लिख रहे हैं यहाँ पे। 2s के बाद देखो एनर्जी लेवल बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एनर्जी लेवल है। 2s के बाद देखो 2p 3s, 2p 3s मैं यहाँ पे वो लिख के भी बताऊंगा, एक दो एग्जांपल भी आपको दूंगा यहाँ पे। अब देखो 3s के बाद यहाँ पर आएंगे 3p के बाद कैसा आएगा 4s, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे 3d के बाद 4p, एंड देन 4p के बाद 5s, एंड 5s के बाद वापस यहां पर 4d है ना, एंड देन 5p, बस एंड सो ऑन दिस। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मान के चलते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर उसका। हाँ जी, चलिए अच्छी बात है। तो भाई अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो जिसका हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 है, तो कैसे लिखेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसको देंगे। रीजन समझो पहले कैसे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। यहां पर वापस आओ, बोलो यहां मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है इस वाले में, ध्यान से देखो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं, बना के दिखाऊं। देखो मैक्सिमम यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहां पर देखो इस तरीके से रहता है, ऐसे डालते हैं। या तो आप ऐसे पूरा एरो अप एंड डाउन दो, एक जैसा कभी भी नहीं दे सकते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये सिस्टम होता है अपने लिखने का यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे वाले में टोटल अगर हम बात करें तो 2 2 2 6 हो गया, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसको फुलफिल्ड कहते हैं। कुछ नहीं है तो वैकेंट कहते हैं। और अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को फिल करना हो तो पता कैसे फिल करेंगे, ऐसे फिल करेंगे, पहले सिंगल सिंगल सिंगल, फिर हम बैक करेंगे यहाँ पर, फिर हमारे पास होगा तो यहाँ फुट करेंगे यहाँ पर। तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन पी वाले में दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एस को दे सकते हैं, और क्योंकि डी के पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो 5 है, तो अगर हम 2 के हिसाब से बात करें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से दे सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हैबिट रखेंगे सिंगल 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 सिंगल, एंड देन फिर पेयर करेंगे। यहाँ पर किस साइंटिस्ट ने दिया था, क्या रूल है, हम बैक में देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हम देते हैं। हंट्स रूल भी यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, हम आपको बता देंगे यहाँ पे। तो अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करने वाले, भरने वाले हैं। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें देखो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं 1s का,
तो मैंने यहां लिखा 1s, क्या लिखा 1s, एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहां पर लिख दिया 1s2। तो 11 में से 2 खर्च हो गया, अब कितना बचा हमारे पास, 9 बचा। अब इस 9 को आगे हमें डिजाइन करना होगा। उसके बाद 2s की बात करेंगे, तो हमने 2s लिखा। अब देखिए चाहे वो 1s हो या 2s हो, है तो एस ही ना। अब एस के पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, बोले बस करो भाई, अब 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं, हमारा एक ही कमरा है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। बोले अच्छा ठीक है, तो इसको हमारे पास तो अभी 9 इलेक्ट्रॉन बचा था, 2 दे दिया। अभी 11 में से 4 कंज्यूम हो गया है। अब ध्यान से देखो यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है। अब अगले सीक्वेंस में किसकी बारी आ रही है, 2p की बात आ रही है, तो यहां लिखेंगे 2p। अब p कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। हमारे पास कितना है, 7 है, मतलब पूरा 6 का 6 हम इसको दे सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर लिखते हैं। तो अभी भी ध्यान से देखेंगे तो 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है। अब 2p के बाद किसकी बारी है, 3s की। अब 3s में s तो वैसे 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन हमारे पास अब 1 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए हम पर 1 लिखेंगे। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। बाकी डिटेल में इसका एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देखना, सर्च करना प्लेलिस्ट में, या मैं आपको अलग दे दूंगा। तो वहां पर आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे और स्पेसिफिक तरीके से देते हैं। चाहे क्रोमियम का स्पेशल केस होता है, या आगे कुछ ऐसे होते हैं, हाफ फील्ड का क्या केस होता है, फुल फील्ड का क्या केस होता है, भाई ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अधूरा ज्ञान बिल्कुल बेकार होता है, नीम हकीम खतरे जान होता है। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और नहीं पढ़ो तो फिर बेकार है पढ़ना, टाइम भी क्यों दे रहे हो इस तरह की चीजों का। अब यहां पर बैक होना चाहेंगे, और बैक होके कुछ चीजें यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कैसे अरेंज होते हैं ऑर्बिटल्स में किसी एटम में। और यहां पर 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हमको ध्यान देना है। सबसे पहला रूल जो हमें ध्यान देना है वो अफबाउ प्रिंसिपल है। यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस ऑर्डर में होते हैं, n+l के ऑर्डर में होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। डायरेक्टली n+l निकालने का आप निकाल के देख लेना। तो जो सबसे लोअर होगा n+l, सबसे पहले उसके अंदर एनर्जी जाएगा, एंड देन उसके सीक्वेंस में आगे बढ़ता जाएगा। और यही वो ऑर्डर है जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे इस ऑर्डर को आप फॉलो कर सकते हैं यहां पे। चलिए दूसरे बात करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो अगर हम पॉली की बात करें, यहां पर नंबर 2 पॉली की बात करते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है यहां पर, कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में सेम सेट का नहीं हो सकता है। अगर आप कोई भी 2 सेट लेते हैं तो लास्ट में जाके कहीं भी हो उसका चेंज तो होना ही होना है भाई। कैसे चेंज होगा, चाहे वो +1/2 हो या -1/2 हो, चेंज तो होना ही होना है। तो ये सिंपल यहां पर है कि भाई चेंज होगा, यहां पे कोई भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, अपोजिट स्पिन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हंट्स रूल की बात करते हैं, तीसरे नंबर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। द थर्ड वन इज दिस इज द हंट्स रूल। और इसमें क्या है, बस ये लास्ट ही है, इसके बाद आपका ओवर ही है। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेगा, डीजनरेट करेगा, सेम एनर्जी, वही बताया, सिंगल 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 ऑक्यूपाई करेगा। आप कभी भी एक साथ नहीं, जब आप फिल करोगे तो सिंगल सिंगल फिल करते जाओगे, फिर उसके बाद पेयरिंग करोगे। और ये कुछ एग्जाम्पल था जो मैंने आपको करवा दिया यहाँ पर, डिटेल आप हमारे वीडियोज में देख लेना। यहाँ पे इस तरीके से ये भी हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। एंड द नेक्स्ट यहां है स्टेबिलिटी ऑफ फार फील्ड एंड फुल फील्ड की। देखिए जैसे मान के चलते एस की बात करते हैं, यहां पे समझिए ध्यान से इस बात को। मान लो कि हम एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो इसके पास एक ऑर्बिटल है। अब ये देखिए खाली है तो वैकेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको हाफ फील्ड कहेंगे, और अगर दोनों कर देंगे तो फुल फील्ड कहेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि जो अपना फुल फील्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। फुल फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम ये बोलते हैं जो आपका फुल फील्ड है वो ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से, एंड अगर हाफ फील्ड भी नहीं है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है वैकेंट से। अब आपको एक बात बताएं, क्रोमियम के केस में यही हाफ फील्ड वाली कहानी चलती है। तो बाकी यहां पर जो है एनर्जी का इलेक्ट्रॉन का यहां पर वही सेम केस यहां पर है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे यहां पे। चलिए ये आपका चैप्टर ओवर हो गया है। अब यहां से PYQ है। अब इस PYQ में सवाल कुछ पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कि क्या क्या कैसे होता है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इलेक्ट्रॉन, इट इमिट्स एनर्जी व्हाइल मूविंग इन ऑर्बिट, इट हैव लाइक, वो सारी चीजें इसके अंदर दी गई है, पूरा का पूरा दिया गया है। देखिए मतलब इतनी जल्दबाजी में था ना, पूरा सेट हमारा बना हुआ है, पूरा PYQ का सेट है जो हमने केमिस्ट्री के अभी इसको अपडेट भी कर रहे हैं हम लोग, और पहले भी दे रखा है हमने केमिस्ट्री कोर्स वगैरह में भी, बच्चे इसका लाभ लेते हैं पूरा का पूरा। देखिए तो आज तो टाइम हमारा ओवर हो गया है पूरा का पूरा, लेकिन अगले क्लास में जो है हम इसको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से करेंगे। हमें आज ऐसा लगा था कि चलो थोड़ा सा
जल्दी से कवर कर लेंगे वन शॉट में और फिर पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर तो फिर भी आप खुद से पढ़ लोगे, बट पीवाईक्यू कैसा पूछा है ना, इसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, हमें पीछे पीछे जाकर निकालना होता है। पार्टिकुलर चैप्टर में से पूछा गया, कौन से ईयर में, पूरे स्टडी करना होता है, तब जाके इतनी मेहनत के बाद हम आपके लिए पीवाईक्यू ला पाते हैं। आप मार्केट में भी देखो पीवाईक्यू वगैरह का, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होता है। तो इस बात का ध्यान रखो, जितना बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते हो उतना बढ़िया आपके लिए रहता है। यहाँ पे हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि आप मेहनत करें, आप मेहनत से आगे बढ़ें। मेहनत ही एक ऐसी चीज है जिससे कि आप चीजों को आसान कर सकते हैं। और वक्त ऐसे निकल रहा है कि हम सोचते हैं ये काम हो जाए फिर हम कर लेंगे, ये हो जाए फिर कर लेंगे। समय कभी नहीं आता है, समय को लाना पड़ता है, समय अपने आप कभी नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए और इतना कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। जय हिंद, जय भारत।